दोस्तों नमस्कार, सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल है आप लोगों के? मेरा नाम है अमित और आरडब्ल्यू परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और कल के फीडबैक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आया, बेहतर समझ में आया, यही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, यही इंस्पिरेशन है। हम लोग और बेहतर कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की, समझाने की। कुछ लोगों का सवाल था कि एनसीईआरटी को बेस बनाइए। एक एक बात जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, उस एनसीईआरटी की लाइन को आप तक पहुंचाया जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। ये जो क्लास चल रही है हमारी, ये क्लास भी आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी, एक एक शब्द उसका या एक एक जो एमसीक्यू उससे बन सकता है, वो सारे एमसीक्यू को आपको बता दिया जाएगा। एमसीक्यू की फॉर्म में भी दे दिया जाएगा क्योंकि पीवाईक्यू में वो सवाल पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आपको पैराग्राफ या यहाँ क्लास के दौरान भी वो सारी बातें शामिल कर ली जाएंगी। ठीक है, तो कल हम लोग पहले चैप्टर पर पहुंचे थे। एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह सब बढ़िया है, एकदम शानदार है, आप लोग पढ़ने के मूड में हैं? चलिए मैं आपको एक बार ये बैच का बता देता हूं और फिर यहां से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बैच है, ये केमिस्ट्री जिसमें शुरू हुई है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए विजय रथ बैच है और ये वैसे इसका दाम 799 रुपये है। यदि आप इस पर 20% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा जो RRB20 इसका नाम होगा, और फिर ये आपको जो बैच होगा बच्चे वो 639 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये बैच खरीदना कैसे है, इससे पहले आप ये देख लें कि ये टीम जो है, जो हमारा ये शिक्षक दल है, वो किस किस समय आपके साथ रूबरू होगा। तो पहले करंट अफेयर की क्लास आपसे 9 बजे हो रही होंगी, फिर मैथ की क्लास 10 बजे होंगी, रीजनिंग की क्लास 1 बजे जो अभी हुई है, और 2 बजे मैं आपके साथ मुखातिब हो ही रहा हूं, जैसा कि आप एट प्रेजेंट देख रहे हैं। यहां से आगे चलें तो आप इस कोर्स को परचेज कैसे कर सकते हैं, तो आप एक ऐप इंस्टॉल करेंगे RWA का, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आप वहां पर पेड क्लासेस पर जाएंगे, पेड क्लासेस पर जाने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, और बाय नाउ के ऑप्शन पर आने पर आपको ये कूपन कोड लगाना होगा RRB20 का। तो आपको ये जो इंटरफेस है ये 639 का दिखना शुरू हो जाएगा और यहां से आपका बैच परचेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे चलते हैं और हम लोगों ने पहला चैप्टर जो शुरू किया था पदार्थ, उसको लेकर चलते हैं। 2-3 बातें बच्चों की थी, मैं ले लेता हूं जो कमेंट बॉक्स में दिखाई गई। एक तो ये थी कि सर स्पीड ज्यादा रखते हैं, तो स्पीड को मध्यम गति से चला जाएगा। दूसरा ये था कि क्या एनसीईआरटी को पूरा करेंगे? बिल्कुल एनसीईआरटी को पूरा करेंगे। और तीसरी बात ये कि केमिस्ट्री इतना बोरिंग सब्जेक्ट है सर, आज तक समझ में नहीं आया, इतना डराया है इसने हमें, इतना तो कब्बर ने भी नहीं डराया था, क्या हमें भी वो आसान भाषा में समझाया और पढ़ाया जा सकता है? तो निश्चित रूप से आपको आसान भाषा में पढ़ाया और समझाया जा सकता है, और 2, 4, 6 क्लासेस में आप इस बात को महसूस भी करेंगे कि हां, केमिस्ट्री को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। आज हम लोग पदार्थ की बात करने वाले हैं। आइए देखिए, चैप्टर नंबर पहला शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर नंबर 1 का जो नाम होगा उसे आप लिखेंगे पदार्थ, या जिसे आप कह रहे थे मैटर, जिसे आप कह रहे थे मैटर। ठीक है सर। सर पहला सवाल ये होता है, हमें ये बता दीजिए कि ये मैटर होता क्या है। हमने कल आपको बताया कि कुछ भी चीज जो आपके आसपास है, कोई भी चीज आप लगा लीजिए, जो भी चीज आपके आसपास है वो सब पदार्थ है। चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, वो लकड़ी हो, लोहे का गेट क्यों ना हो, वो पानी से या गैस से भरा हुआ गुब्बारा क्यों ना हो, सर वो मोतीचूर के लड्डू क्यों ना हो, मम्मी की जमाई हुई मिठाई क्यों ना हो, किचन में रखा हुआ परात क्यों ना हो, चूल्हे में लगती हुई आग क्यों ना हो, चूल्हा क्यों ना हो, अरे कोई भी चीज जो हमारे आसपास दिखाई देती है वो एक प्रकार का पदार्थ होती है। डेफिनेशन क्या बताएंगे? डेफिनेशन क्या बताएंगे सर? डेफिनेशन हमें बतानी होगी कि पदार्थ हर वो चीज होती है जो स्थान घेरती है, विच इज ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरती है और जिसमें कोई मास होता है, जिसमें कोई द्रव्यमान होता है। यह परिभाषा मैंने कल आपको लिखवाई थी, मैं फिर इसको बताता हूं।
परिभाषा लिखवाता हूं और फिर आगे चलेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो कल हमने बोला था प्रत्येक वह चीज जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अंग्रेजी में, हिंदी में इसका उदाहरण बनाया था आपने क्या? सर उदाहरण आपने बनाया कि सर मिट्टी हो सकती है पदार्थ। हां सर मिट्टी हो सकती है। सर रोटी हो सकती है पदार्थ। हां सर रोटी हो सकती है। सर चूल्हा हो सकता है पदार्थ। हां सर चूल्हा हो सकता है। सर ये छोला भटूरा भी पदार्थ हो सकता है। हां जी, ये छोला भटूरा भी पदार्थ हो सकता है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ मास होता है, उसे हम पदार्थ कहे थे। ये कल हो गया था हमारा, यहां तक कल हो गया था। यहां से हमने एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, मतलब हिंदी में, अंग्रेजी में इसकी परिभाषा लिखते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। एग्जाम्पल सॉइल, केक, ETC। यहां तक चले थे हम, ये आपको डेफिनेशन बता दी थी। फिर यहां से आगे चले तो आपने कहा था सर पदार्थ का वर्गीकरण। यहां मैंने आपको कल छोड़ा था पदार्थ का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या लिखूं इसे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। और पदार्थ के वर्गीकरण में जब आप करने गए थे बच्चों, एक बार बेस बनाता हूं फिर समझाना शुरू करूंगा। जब आप पदार्थ का वर्गीकरण देखने गए तो आपने कहा इसे दो प्रकार से विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। लेकिन जब आप भौतिक वर्गीकरण कहते हैं तो इसमें आप पदार्थ को 5 अवस्थाओं में बांटेंगे। पहला ठोस, सॉलिड, 1 मिनट बच्चों लिखने दीजिएगा फिर हम लोग बात करेंगे। दूसरा द्रव, जिसे लिक्विड कह रहे हैं। तीसरा गैस, पांचवा प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन या आइंस्टीन कंडेंसेट, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको BEC बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उसको फुला देना भाई। कि हमने पहली बात यह बताई कि ये जो भौतिक वर्गीकरण है, ये भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? सर किसी भी पदार्थ के वो गुण जो तुम देख सकते हो, किसी भी पदार्थ के वो गुण जो तुम देख सकते हो उसे उसका भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। सर हमने कहा कि ये एक पत्थर है। हाँ पत्थर है, इसकी कौन कौन सी चीज देख सकते हो आप? सर देख सकते हैं कि ये कितना दबाया जा सकता है, कितना दबाया जा सकता है, ये इसका भौतिक गुण है। सर इसको तोड़ने में बड़ी ताकत लगेगी, इसको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। अगर तोड़ा नहीं जा सकता तो इसका मतलब यह होगा कि इसके बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है। यह भी इसका भौतिक गुण है, यह भी इसका भौतिक गुण है। आपने कहा सर इसका आकार कितना है,
इसका आकार कितना है, ये भी इसका भौतिक गुण है, ये भी इसका भौतिक गुण होगा। सर ये ठोस है, इसके बीच में कणों में कितना गैप होगा, इसके कण कितने पास पास होंगे, इसके कण कितने दूर दूर होंगे, ये आप महसूस कर सकते हैं, ये भी इसका भौतिक गुण होगा। सर भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई भी पदार्थ उठाया, हमने लकड़ी उठाई, उनके वो गुण जिन्हें देख सकते हैं, उनके वो गुण जिन्हें महसूस कर सकते हैं। हमने प्लास्टिक का एक ये उठाया, कैप उठाया, किसी भी पदार्थ के वो गुण लिए जिसे देख सकते हो, छू के बता सकते हो, उन सारे भौतिक गुणों को, उन सारे गुणों को भौतिक गुण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण देखना चाहें, हमें दिखेंगे नहीं, उनके भीतर हमें जांच करनी पड़ेगी, भीतर जांच करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हम किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण देखना चाहते हैं तो उसको दबाकर, उसको काटकर, उसको छूकर ये महसूस कर सकते हैं कि हां इसकी फिजिकल क्वांटिटी या इसकी फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं। तो हम इसी आधार पर 3-4 चीजों को देखेंगे, इसी आधार पर 3-4 चीजों को देखेंगे। और मैंने बताया कि सर जो भौतिक वर्गीकरण होता है उसके आधार पर 5 अवस्थाओं में हम किसी भी पदार्थ को, 5 अवस्थाओं में किसी भी पदार्थ को उसकी अवस्थाएं बताते हैं। पहली अवस्था हमने बताई सर वो ठोस हो सकता है, दूसरी हमने बताई द्रव हो सकता है, तीसरी बताई गैस हो सकती है, चौथी बताई प्लाज्मा हो सकती है, और 5वीं बताई बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो सकता है। यहां तक की बात समझिए। अब हम ठोस अवस्था पर चलते हैं, ध्यान देंगे। भौतिक अवस्था में हम पहली अवस्था पर चले, हेडिंग डालेंगे ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, ठोस जिसे हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक बात और देख लें, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। पदार्थों के लक्षण, पदार्थों के लक्षण, फीचर्स ऑफ मैटर। पहला लिखें, अंतर आणविक बल, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। क्या बताया कि जब हम कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के भीतर, किसी भी मैटर के भीतर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ है, उस पदार्थ के भीतर उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ ताकत लगाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। इसका मतलब यह होगा कि कोई भी पदार्थ मैटर से, कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। हां, डाल्टन ने यह बात कही, कणाद ने यह बात कही कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे ताकत लगाकर बांधते हैं, एक दूसरे को ताकत लगाकर बांधते हैं। तो किसी भी पदार्थ का गुण हुआ कि उसके भीतर एक अंतर आणविक फोर्स होता है, उसके भीतर एक इंटरमोलिक्यूलर बल होता है। अगर हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो हमारे सामने एक ठोस है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये टूट नहीं रहा है। क्या कारण है कि ये नहीं टूट रहा है? इसका कारण ये है कि किसी भी ठोस के कणों के बीच में लगने वाला जो बल है वो बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना अगर आप इस लकड़ी से करेंगे तो इस लकड़ी के कणों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। मतलब इसको तोड़ना आसान है इसकी तुलना में। इसका मतलब इस लकड़ी में, ये लकड़ी जिन कणों से मिलकर बनी हुई होगी, उन कणों के बीच में लगने वाला बल और भी कम होगा। और अगर इसकी तुलना हम लोग इस कागज के साथ करें तो कागज भी एक प्रकार का पदार्थ है, कागज भी एक प्रकार का पदार्थ है। इसका मतलब कागज को तोड़ना इसकी तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि पदार्थ का एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है?
कि उसके कणों के बीच में एक अंतराण्विक बल लगता है उसके कणों के बीच में एक अंतराण्विक बल लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से वो चीज एक जगह एक दूसरे को बांधे रखती है। सर अगर हम इसको समझे कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होगा, तो मैंने कहा सर दो आदमी अगर एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं, बहुत तेजी से हक करके बैठे हुए हैं, तो मतलब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो हमने कहा दो किसी भी पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक बल लगता है, यह बताया। ठीक है सर, अंतर आणविक बल लगता है, ठीक है, एक बात हुई। दूसरी बात क्या कहेंगे? दूसरी बात कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। सर ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये गतिज ऊर्जा कैसे होती है? अगर आप किसी भी पदार्थ को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद उसमें उसके कणों में कुछ गति आ जाती है। उदाहरण दें, अगर हमने उदाहरण दिया तो हमने कहा कि हमने एक बाल्टी में पानी भरा, ऐसे देखिए, यह आपने एक बाल्टी ली, इस बाल्टी में आपने पानी भरा, ये एक बाल्टी है, और जैसे ही आपने इसमें एक रोड लगाई, गर्म पानी की आप रोड लगाते हैं ना, आपने इसमें एक ऐसे रोड लगाई, रोड लगाने के बाद आप देखते हैं कि इसके कण ऐसे ऐसे तैरने लगे हैं, ऊपर नीचे जाना शुरू होने लगा है। इसका मतलब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। कणों की गति को ही कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसका मतलब पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, मैं आपको सिर्फ लक्षण लिखवा रहा हूं। क्या कहा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और अगर टेम्परेचर दे दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। हाँ, नोट्स बनाते चलो बच्चों, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, बात समझे क्या? हाँ, पड़ोसी के घर से मटर पनीर की खुशबू आ जाना, यह भी इस बात का संकेत है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यहां से आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है? तीसरी बात पदार्थ के कणों में विसरण होता है। डिफ्यूजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों में विसरण होता है। यह विसरण क्या होता है? दो पदार्थों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का आपस में अगर मिल जाना कहें तो उसे विसरण कहते हैं। जैसे आपने किसी कोने में अगरबत्ती जलाई और उस कोने की अगरबत्ती की महक आप तक पहुंच पा रही है, तो मतलब हवा के पार्टिकल अगरबत्ती के पार्टिकल के साथ मिल रहे हैं, तो अगरबत्ती की जो महक है वह हवा के साथ मिल गई है, इसे ही विसरण कहते हैं। अगर आप विसरण की बात करें तो इसका मतलब यह होता है दो पदार्थ अगर आपस में मिल जाते हैं तो विसरण कहते हैं। तो जब विसरण कहते हैं तो विसरण की परिभाषा बनेगी पदार्थों का आपस में मिल जाना। पदार्थों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगर उदाहरण दें तो अगरबत्ती की महक का हवा में मिल जाना। अगरबत्ती की महक का हवा में मिल जाना।
या आपने परफ्यूम लगाया, आपने परफ्यूम यहां लगाया और परफ्यूम लगा के जो है आप गए तो किसी ने कहा अरे वाह बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है। या दूसरी बात, किसी ने आदमी ने बीड़ी पी, सिगरेट पी, तो वो जैसे ही घर में एंट्री किया तो बताया कि सर ये तो क्या होता है, सर आपने कहीं ना कहीं पता लगा लिया कि भाई इसने बीड़ी पी है या इसने सिगरेट पी है। इसका मतलब क्या है कि हवा में पदार्थ के कण गति कर रहे हैं, विसरण हो रहा है। और चौथी बात हमने इस ली कि कणों के बीच में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी का मैटर बता रहा हूं भाई, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इंटर मोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। सर ये बात कैसे समझ में आएगी? एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल लिया तो आपके पास एक गिलास था, उस गिलास में दूध भरा हुआ था और जैसे ही दूध में आपने चीनी डाल दी तो चीनी घुमा दी, मम्मी ने कहा कि चीनी मिला लो, और जैसे ही चीनी मिलाई तो वो दूध में गायब हो गई चीनी। वो चीनी दूध में गायब कहां हो गई, कहां चली गई? तो समझ के चलिए कि पानी में आपने चीनी मिलाई, पानी में आपने नमक मिलाया, दूध में आपने शक्कर मिलाई और आप घोलते गए। एक समय ऐसा आया कि चीनी पूरी तरीके से गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में कहीं खाली स्थान था, पानी के कणों के बीच में कहीं खाली स्थान था जहां वो चीनी चली गई है। तो हमने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की? हमने पदार्थ के कुछ लक्षण बताए, कुछ फीचर्स बताए, और उन फीचर्स में अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो पहली बात बताइए आपको क्या, कि कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, अरे कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, वो पदार्थ के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है। दूसरी बात, पदार्थ के कणों के बीच एक फोर्स लगता है जिसे अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसे अंतराण्विक बल कहा जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में एक अंतर आणविक बल लगता है। तो आपने कहा यहां एक एम्प्टी स्पेस होता है, एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता है। ये आगे देखेंगे कितने प्रकार का होता है। और तीसरी बात, पदार्थ के कण विसरण करते हैं, मतलब इसमें डिफ्यूजन होता है, आपस में मिल जाते हैं। और चौथी बात यह होती है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इस आधार पर, इन चार आधार पर हम यह देखेंगे कि किसे आप ठोस कहेंगे, किसे आप सॉलिड कहेंगे, किसे आप गैस कहेंगे, किसे आप लिक्विड कहेंगे। यहां तक बताइए बच्चों, एक बार यहां तक बताइए, बात क्लियर है क्या? एक बार बताइए यहां तक ठीक है क्या? ठीक है, चलें आगे। यहां तक बात समझ गए आप? बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब वेट क्यों नहीं बढ़ेगा, आगे बताएंगे। थ्योरी के पीवाईक्यू, अरे भाई क्लास तो करें तभी तो आगे पीवाईक्यू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए, अब लिखें पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। हेडिंग देंगे पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेजेस ऑफ मैटर। पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। और पहली अवस्था लिखेंगे इसमें आप सॉलिड, ठोस, सॉलिड या ठोस। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहेंगे और ध्यान से बताएंगे जो जो मैं पूछूंगा। बताइए, ठोस के भीतर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है या नहीं?
क्या ये ठोस है? ये पत्थर जो हमने सड़क से उठाया है, आपको लग रहा है कि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा? इसके बीच में अंतर आणविक बल लगेगा? क्या इसमें अंतर आणविक बल लगेगा? तो हम कहेंगे हां, इसमें एक अंतर आणविक बल लगेगा, और ये जो अंतर आणविक बल लगेगा ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा। तो हमने कहा पहली बात, ठोस का गुण क्या होता है कि इसमें अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। ठोस में अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होता है। इंटर मोलिक्यूलर फोर्स हाई होता है। एक बात तो आपने ये बताई। दूसरी बात ये बताइए, इसकी आकृति कैसी होती है? ठोस की आकृति कैसी होती है? अगर यदि इस ठोस को मैं इसमें डाल दूं तो क्या इसने अपनी आकृति बदली? यदि इस ठोस को मैंने इसमें डाला तो क्या इसने अपनी आकृति बदली या इसका आयतन बदला? नहीं सर, ठोस की आकृति और ठोस का जो आकार कहें या ठोस का जो आयतन कहें वो निश्चित होता है, वो निश्चित होता है। तो हमने कहा इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। आकार तथा आयतन निश्चित होता है। तो कहेंगे शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन इसका निश्चित होता है। तीसरी बात बताएंगे, अगर मैं इस पत्थर के टुकड़े को टेम्परेचर दूं, यदि मैं इस पत्थर के टुकड़े को टेम्परेचर दूं तो क्या ये पत्थर का टुकड़ा टेम्परेचर देने के बाद इसके कण इससे बाहर निकल जाएंगे क्या? बच्चों ध्यान से बताओ, क्या इस पत्थर के टुकड़े के कण टेम्परेचर देने पर इससे बाहर निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इसके कणों ने एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ रखा है कि नहीं? हां, बहुत तेजी से पकड़ रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि सर इनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। लो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। लो काइनेटिक एनर्जी। बात समझे? यहां से आगे चले चौथे पॉइंट पर। गतिज ऊर्जा कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, अगली बात, ठोस ही पढ़ रहे हैं, ठोस में अगली बात आप ये बताइए, अंतर आणविक बल का मतलब है संगम भाई कि दो कणों के बीच में लगने वाला बल को फोर्स दैट इज अप्लाई ऑन टू मॉलिक्यूल्स, जो दो कणों के बीच में लगने वाला बल है उसे ही अंतर आणविक बल कह रहे हैं। तो अगली बात आपने बताई कि अंतर आणविक रिक्त स्थान बहुत कम होता है। लेस इंटर मोलिक्यूलर स्पेस। ये बताइए कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं कोई ठोस, इसमें आप अगर कोई सुई चुभाना चाहे, क्या सुई बहुत आसानी से चुभ जाएगी? क्या सुई बहुत आसानी से इसके आर पार हो जाएगी? सुई इसके आर पार नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है, सुई इसके आर पार नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि इसके बीच में खाली स्थान नहीं है। तो ठोस के बीच में जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो हमने कहा कि इसके बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। और पांचवी बात ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कि सर इसकी संपीड़ियता कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी
लो होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी। सर ये लो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुने। हमने एक गुब्बारा लिया, हमने ये गुब्बारा लिया, अगर हम इस गुब्बारे को दबाएं तो क्या दब रहा है? अगर गुब्बारे को दबाएं तो क्या गुब्बारा दब रहा है? हाँ, ये गुब्बारा दब रहा है। इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इसको दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। लेकिन ठीक है, एक बात गुब्बारे की हो गई, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ठोस, हम तो पढ़ रहे हैं ठोस। और ये बताइए कि क्या इसको दबाया जा सकता है? इसको अगर आप दबाएंगे, क्या इसको दबाया जा सकता है? इसको दबाया नहीं जा सकता। जिसके भीतर आराम से दबने का गुण हो, जिसके भीतर आराम से दबने का गुण हो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे मैं दोबारा आपको दिखाऊं, दोबारा बताऊं कि जैसे हमने इसको दबाया, तो इसको दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे तो कंप्रेस हो रहा है। अगर हम ठोस की बात करें तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसको कम दबाया जा सकता है, तो इसे कहा आपने कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। बात ठीक हुई? फिर यहां से आगे चले और कंप्रेसिबिलिटी के बाद आपने एक और वर्ड देखा जिसे कहते हैं डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी या घनत्व बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, बचपन से पढ़ते आए हो पर आज तक समझ नहीं आया कि डेंसिटी क्या होती है। अगर तुम्हारे बालों के बीच बाल जो है हल्के हो गए हैं, बाल झड़ने लगे हैं, बाल हल्के होने लगे हैं, इसका मतलब यह है कि बालों की डेंसिटी कम हो रही है। बाल बहुत घने हो गए हैं, बाल बहुत घने हो गए हैं, इसका मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या कहें कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो कणों के बीच में जगह है तो उसकी डेंसिटी कम है। और यहां कहें, देखिए आप यहां देख लीजिए, आपने कहा कि यह आपका एक बर्तन है और इस बर्तन के बीच में ऐसे कुछ पार्टिकल रखे गए हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल रखे गए हैं, ठीक है। एक बर्तन तो यह है, या आपने इसमें चीनी रख दी, और दूसरा बर्तन यह है, मैंने इसमें बूरा रख दी है, मैंने इसमें बहुत बारीक आटा रख दिया, मान लेते हैं आटा रख दिया है, आटा या बूरा रख दी है, पिसी हुई चीनी रख दी है, बूरा पिसी हुई चीनी रख दी, तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी इसकी तुलना में, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी तुलना में। अगर डेंसिटी बता रहा हूं, अगर डेंसिटी को नापना हो तो डेंसिटी हम नापते हैं कि कितने आयतन में कितना मास आता है। फिजिक्स ये बताता है कि कितनी जगह में कितना मास आया, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो ध्यान से देखकर बताइए कि ठोस की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए जल्दी से, बताओ बच्चों, ठोस की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? तो ठोस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। बाल धीरे धीरे गिरने लगे हैं, बाल धीरे धीरे गिरने लगे हैं, तो क्या कहेंगे, बालों की डेंसिटी कम हो गई है। और अगर बाल घने हो गए, नवरत्न तेल लगाया, ब्रजरांग तेल लगाया, फलाना तेल लगाया, बालों की डेंसिटी बढ़ने लगी, बालों का घनापन बढ़ने लगा, तो हमने कहा कि ठोस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। दरअसल इस बात को यहां समझने पड़ेगा आपको कि जहां कणों के बीच में अगर स्थान ज्यादा हो, देखो यहां कणों के बीच में स्थान देखो, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा बताता हूं, यहां कणों के बीच में स्थान देखो और यहां कणों के बीच में स्थान देखो, यहां कणों के बीच में स्थान देखो, तो यहां कणों के बीच में स्थान बहुत कम है, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है। और यहां स्थान ज्यादा है कणों के बीच में, इसका मतलब डेंसिटी कम है। तो अगर कोई चीज, आपका ये खेत है और यहां आपने क्या उगाया, गेहूं उगाए, इस खेत में गेहूं उगाए, और इसमें उगने वाले पौधे बहुत घने हैं, उगने वाले पौधे बहुत घने हैं, तो क्या कहेंगे, ये डेंसिटी इसकी ज्यादा है। और इस खेत में आपने एक पौधा यहां, एक पौधा यहां, एक यहां, एक यहां, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है, तो क्या कहेंगे, अब समझ में आया डेंसिटी क्या होती है, बात समझ में हुई। तो हमने कहा कि जो ठोस होता है, ठोस के गुण देख रहे हैं, किसके गुण देख रहे हैं, ठोस के। और ठोस के गुण देखते हुए आपने 3-4 बातें समझी। पहली क्या समझी, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, एक बात। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, दूसरी बात, इसके बीच में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, क्योंकि इसके कण बहुत आसानी से गति नहीं कर सकते, एक दूसरे को ये बांधकर बैठे हुए हैं। और तीसरी बात, अगली बात आपने पढ़ी कि इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है,
इसकी संपीड्यता, इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठोस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यह बात हुई ठोस के बारे में। बात क्लियर है ठोस के बारे में? बताओ, ठोस के बारे में बात क्लियर है? चलिए द्रव पर चलते हैं, द्रव पर चलते हैं। सेकंड स्टेज द्रव, जिसे आपने लिक्विड कहा। अब आप बताएंगे और मैं लिखूंगा। अब मुझको समझाना था, मैंने समझा दिया। अब बताइए, इसके बीच में अंतर आणविक बल कैसा होता है? बताइए। पहला अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कम या ज्यादा? इंटर मोलिक्यूलर फोर्स कम या ज्यादा? बताइए जल्दी से, कम होता है या ज्यादा? कम होता है। देखिए, जिसको अब भी समझ में नहीं आ रहा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो यहां समझे। ये पानी है, ये लिया आपने पानी। अब देखिए, इस पानी का आधा, इसको मैंने ऐसे करा तो आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया। ये तभी तो चला गया पानी, ये पानी तभी तो चला गया जब इसके पानी के अणु आपस में एक दूसरे को ताकत से पकड़कर नहीं रखे गए हैं। अगर मैं ठोस की बात करूंगा तो ठोस में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। देखिए आप, देखिए मैं कहूं कि कैसे जल रहा है, अगर ये आसपास एक दूसरे को आगे पीछे हो रहा है तो इसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसका इनके बीच का जो अंतर आणविक बल है वो ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अंतर आणविक बल कैसा होगा? बताइए तेजी से। अंतर आणविक स्थान, रिक्त स्थान कितना होगा? अंतर आणविक रिक्त स्थान, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यह कैसा होगा? कम या ज्यादा? ठोस से ज्यादा या कम? बताइए। अच्छा ठीक है, आराम से, थोड़ा आराम से और धीरे से पढ़ाते हैं। देखिए, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ठोस की तुलना में, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस आपको नहीं समझ में आया है। ठोस से तो ज्यादा होगा ना। ठोस से ज्यादा इसलिए होगा कि ठोस के कण एक दूसरे को जकड़े हुए थे, ऐसे पकड़ रखा था, और इसके कण एक दूसरे को नहीं जकड़े हुए हैं। कैसे पता लगेगा? अगर इसको देखना हो आपको तो देखो ध्यान से, देखो ये पानी, ये जो पानी था ये एक दूसरे से अलग हो रहा है कि नहीं? मैंने कहा इसमें पानी अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर अलग हो गया, फिर अलग हो गया। अरे इसके बीच में स्पेस है तभी तो ये अलग हो रहा है। अगर मैं इसको अलग करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको अलग करने की कोशिश करूं तो इतनी आसानी से अलग नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इसका जो रिक्त स्थान होता है ठोस से अधिक होता है। अंतर आणविक बल ठोस से कम। ये तो इधर कम लिखेंगे भाई, ऊपर उल्टा लिख दिया है, लेस देन सॉलिड। और यहां लिखेंगे अंतर आणविक रिक्त स्थान, तो ठोस से अधिक। मोर देन सॉलिड, ठोस से अधिक होता है। और तीसरी बात, गतिज ऊर्जा, पानी की या द्रव की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, बताइए ठोस से कम या ज्यादा? ठोस से कम या ज्यादा? ठोस से कम होगी या ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी? अब ये बताइए कि जैसे ही आपने पानी को गर्म किया तो पानी भाप बन गया, जैसे ही आपने पानी को गर्म किया तो पानी भाप बन गया। पानी भाप बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कणों में गति है, गति करके ही तो पानी भाप बन गया। पानी को आपने गर्म किया तो पानी भाप बन गया, पानी भाप बन गया उसका मतलब उसके कणों में गति आ गई है। कण गति आने के बाद एक स्थान छोड़ के भागना चाह रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ठोस से अधिक होती है। अगली बात,
अगली बात, लिख रहे हो कि नहीं, नोट्स बनाते चल रहे हो कि नहीं बच्चों, नोट्स बना रहे हो कि नहीं। तीसरी बात, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी कितनी ज्यादा होगी बताइए। ठोस से अधिक, ठोस से अधिक, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। पानी को दबाया जा सकता है, पानी को दबाया जा सकता है तो ठोस से ज्यादा हो जाएगी। और अगली बात, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व या डेंसिटी ठोस की तुलना में क्या होगी, डेंसिटी ठोस की तुलना में कम हो जाएगी, क्योंकि ठोस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे को बहुत बांधे हुए हैं, तो डेंसिटी ठोस की तुलना में कम, ठोस से कम हो जाएगी, लेस देन सॉलिड। अब अगली बात जो सबसे खास है वो ये है कि आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार कैसा हुआ, अनिश्चित हुआ, और आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। तो डेफिनेट वॉल्यूम, इस बात को समझ रहे हो क्या। और इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप, सर ये बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई तो ये देखो, ये पानी इसमें लिया तो पानी बोतल का आकार में है, पानी बोतल के आकार में है, पानी को इसमें लिया, इसमें लिया तो ये किसके आकार में है, ये गिलास के आकार में है। तो आकार तो जिस बर्तन में डाल दोगे वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और आयतन तो क्या होगा, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन उसका समान रहेगा। एक बात। दूसरी बात, कोई बच्चा कह रहा है कि ये कंप्रेसिबिलिटी नहीं समझ में आई। देखो, कंप्रेस करना, अगर किसी को दबाया जा सकता है, ललित कह रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी समझ में नहीं है। ललित भाई, अगर किसी को दबाया जा सकता है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। देखिए, लेकिन हम ये कहें, ये कह रहे हैं ना आकार अनिश्चित होता है, और अगर हम ये कहें कि ये हमने ये पत्थर लिया, पत्थर को दबाया नहीं जा सकता, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती या बहुत कम होती है। ठीक है। अब ये अनीता कह रही है कि सर ये आयतन समझ में नहीं आया। तो आयतन होता है, इधर देखिए, आयतन होता है, आपने लिया, ध्यान से समझो बच्चों, इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। ये गिलास है, और अनीता तुमने इस गिलास का पानी, ये जो गिलास पहले था, तो गिलास का पानी तुमने फिर किस में ले लिया, इस परात में ले लिया। ये तुम्हारा गिलास है और ये तुम्हारी थाली है। तो अब इसका तुम्हें आयतन निकालोगी, तो पहले तुम इसकी लंबाई और चौड़ाई सारा कुछ गुणा करोगी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऐसे नापोगी। तो इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम हो गई, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई, इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई। अगर इसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई 1 है, और ऊंचाई 4 है, मान लेते हैं 1 है, ऊंचाई 4 है, तो कितना हो गया आयतन, 4 चौक 16। अब हमने कहा कि इसकी लंबाई 8 हो गई और इसकी चौड़ाई 2 हो गई, ये 1 हो गया, तो ये हुआ 16। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से देखोगे, लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से देखोगे तो इसका आयतन जो होता है वो आयतन हमेशा बराबर होता है, आयतन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगली बात ये देखी, मैं एक बार इसको फिर रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से समझिए क्या कहा। आंचल समझ में आ गए बच्चे अब आपकी। हमने कहा अंतराण्विक बल, 2 कणों के बीच में लगने वाला बल, इसमें बहुत, अभी बता रहे हैं भाई,
इसमें ठोस की तुलना में कम होता है, इसमें खाली स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। फिर ऐसे कहा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इसकी तुलना में ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जिसमें गति है, जिसमें गति है। गति का मतलब क्या है? अगर आपने पानी को गर्म किया तो पानी भाप बनना शुरू हो गया, उड़ना शुरू हो गया। उड़ने का मतलब क्या हुआ? उड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसमें गति आ गई, उसमें गति आ गई, वो तेजी से गति करना, उसमें मोमेंट आ गया, उसमें वेलोसिटी आ गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई पदार्थ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी गतिज ऊर्जा, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हमने क्या कहा कि सर इसकी पानी की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। चलिए, बात क्लियर। अब लेते हैं तीसरा, गैस। गैस, चलिए पहला गैस में बताइए। अब आप बताएंगे, मैं लिखूंगा फटाफट। गैस का बताइए, आकार कैसा होता है? आकार अनिश्चित तथा आयतन ये भी अनिश्चित। आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इंडेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, कैसे समझेंगे? हमने अभी आपको बताया था कि आपने ये इसमें लिया है। ध्यान से सुनो बच्चों, आपने इसमें हवा भरी है। अगर आपने इसमें हवा भरी तो हवा ने गुब्बारे के इसका आकार ले लिया, इसका आकार ले लिया। अगर यही वाली हवा आप दिल वाले गुब्बारे में भरते, इस वाले गुब्बारे में भरते, तो आकार वो दिल वाला ले लेता। अगर आप यही वाली हवा ऐसे वाले गुब्बारे में भरते तो यह आकार ऐसा ले लेता। मतलब गैस का जो आकार होता है, वो गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी बर्तन में डालोगे उसी बर्तन में वो उसका बर्तन का आकार ले लेता है। और दूसरी बात आपने क्या बताई कि सर आयतन भी अनिश्चित होता है। इस कमरे में आपने इतनी सी ली और ये पूरा कमरे में फैल गई तो कमरे का आयतन लेगी। कमरे की जगह आपने इस हवा को किसी बैलून में भर दिया तो बैलून का आयतन ले लेगी। फिर आपने किसी बाल्टी में भर दिया तो बाल्टी का आयतन ले लेगी। तो गैस का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, और जो आकार होता है, दोनों ही इनडेफिनेट होता है। दो बातें हो गई। अगली बात लेंगे क्या? इसके बीच में अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम, वेरी लो। सर ये कैसे समझे? पिताजी बाहर से बीड़ी पीकर आए और आपने पहचान लिया कि सर बीड़ी पीकर आए हो, क्योंकि गैस के बीच में गैस फैलने का गुण रखती है। गैस फैलने के गुण के साथ साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का गुण रखती है। अगर वो जाने का गुण रखती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें अंतर आणविक बल ज्यादा है। तो हमने कहा कि एक कमरे में आपने अगरबत्ती जलाई और एक कमरे में जली हुई अगरबत्ती को आपने दूसरे कमरे में महसूस कर लिया। इसका मतलब हुआ कि सर इसके अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। एक कण दूसरे कण को तेजी से छोड़ देता है। बात ठीक है। तीसरी बात, अंतर आणविक बल हो गया। रिक्त स्थान, कणों के बीच में रिक्त स्थान कम या ज्यादा? बहुत ज्यादा, सर्वाधिक, बहुत ज्यादा। कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। देखो रिक्त स्थान है कणों के बीच में रिक्त स्थान है, तभी तो इसको दबा पा रहे हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान है तभी तो दबा पा रहे हैं। अगर कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता तो हम इसको दबा नहीं पाते। ऐसा नहीं हो जाता। तो इसका मतलब
इसका मतलब कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। इंटर मोलिक्यूलर स्पेस वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। बात क्लियर? यहां से आगे चलें। चौथी बात, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। कोई बच्चा कह रहा था समझ में नहीं आ रहा, बताइए अभी भी कंप्रेसिबिलिटी समझ में नहीं आया है? कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है, हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है, ज्यादा होती है। बात समझे? किसी को, कोई बच्चा ऐसा है जिसको कंप्रेसिबिलिटी समझ में ना आ रहा हो? संपीड्यता का मतलब क्या है? प्रवीण देख रहा हूं भाई मैं। संपीड्यता का मतलब क्या है? संपीड्यता का मतलब है कि दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। आयतन अभी बताएंगे। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि वो कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है इसे आयतन कहते हैं। कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है इसे आयतन कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है, उसको दबाया जा सकता है। ठीक है। और पांचवी बात, घनत्व। बताइए डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बहुत कम होता है, घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व कैसा होता है? बहुत कम। डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है नितिन भाई, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि उसे दबाया जा सकता है। देखो इसे दबा रहे हैं, किसी में अगर दबाने का गुण हो, किसी में दबने का गुण हो तो उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। देखिए देखिए, इसको हम दबा रहे हैं तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेस करना, दबाना। अगर किसी भी पदार्थ में दबने का गुण हो तो उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। बात ठीक है? चलें आगे। डेंसिटी हुआ, और अगली बात ले लीजिए इसमें, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है। अब मैंने क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार रिवाइज कर लें जरा। चलिए, हम यहां से चले थे, पदार्थ क्या होता है यहां से देखते हुए चले थे। ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है भाई, किसी भी बर्तन में जो कण है अगर उनके बीच की दूरी ज्यादा है, किसी बर्तन में जो कण है अगर उनके बीच की दूरी ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम है। और अगर किसी बर्तन में जो भी आपने चीनी बूरा जो भी डाल रखी है, अगर उसके बीच में कणों की दूरी कम है, अगर उसके बीच में कणों की दूरी कम है तो कणों की दूरी कम होने पर हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। हमने क्या क्या पढ़ा था, तेजी से समझ लें एक बार। हमने क्या कहा कि पदार्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी, पदार्थ का वर्गीकरण देखा। तो हमने आज ठोस स्टेज देखी, द्रव स्टेज देखी, गैस स्टेज देखी। कल की क्लास में हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट को देखेंगे। यहां से आगे बढ़े तो हमने पदार्थों के कुछ लक्षण देखे जिस आधार पर हम पदार्थ को क्लासिफाई करेंगे। और पहला हमने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है आशीष भाई, नहीं हम पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे, एक एक बात हाथ से लिखकर पढ़ाएंगे। कल भी बताया था कि हम पीपीटी का यूज कम से कम करेंगे, एक एक बात को लिखते चलेंगे और आगे पढ़ाते चलेंगे। ये बात हमने कल भी डिस्कस कर दी थी, आज फिर बता रहे हैं। फिर यहां से आगे चले, पदार्थों में विसरण का गुण पाया जाता है, हाँ एक दूसरे से मिलने का गुण पाया जाता है। फिर पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है सर। फिर यहां से आगे चले तो हमने कहा सर ठोस, ये चार बातें हमने यहां बताई। और चार बातों को बताने के बाद हमने ठोस, गैस और लिक्विड को डिस्कस किया, लिक्विड को डिस्कस किया। ठीक है चलिए, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप कुछ नया सीख पाए ये भी बताइएगा। किसी प्रकार की
कोई आपको तकलीफ आई है वो भी बताइएगा। हम बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए। जो कमी आपके स्कूल के समय पर रह गई है, जो साइंस वहां समझ नहीं आया किसी वजह से, हम प्रयोगों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको साइंस को बेहतर तरीके से आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दिया जाए। साइंस को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दिया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। आपको कैसी क्लास लगती है, इसके विषय में आपके क्या कमेंट हैं, आप प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब मजबूती के साथ आगे बढ़िए। अगर ईश्वर ने मौका दिया है पढ़ने का, अध्ययन करने का, तैयारी करने का, तो क्यों ना एक बार ढंग से तैयारी की जाए, क्यों ना एक बार मजबूती के साथ तैयारी की जाए। चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।